हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले हमने प्रथम इकाई परीक्षा का आयोजन किया था, तो आज उस विषय पर डिस्कस करते हैं। वो प्रश्न पत्र डिस्कस करेंगे। वैसे तो सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा किया है, परंतु फिर भी आइए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि सभी बच्चों के डाउट्स भी क्लियर हो सकें और वो समझ सकें कि उन्होंने कहाँ गलतियाँ की हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। चलिए, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, समय था 50 मिनट का। समय 50 मिनट का था और पूर्णांक 20। पूर्णांक का अर्थ होता है मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है पूर्णांक, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पांचवी में यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्र बिंदु लगता है और यहाँ पर अनुस्वार लगता है। पांचवी हिंदी कैसे लिखी जाती है, विषय कैसे लिखा जाता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अधिकतर बच्चे शाह को आधा कर देते हैं, है ना, ऐसे लिख देते हैं शाह, तो ध्यान रखेंगे पूरा शाही होगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक निर्देश आपको ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप समझ सकें कि प्रश्न करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए एक बार आवश्यक निर्देश देख लेते हैं। सभी विद्यार्थियों को उत्तर लिखने के बाद क्लासरूम ऐप के माध्यम से उत्तर अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर सहित भेजना अनिवार्य है। फिर भी कई बच्चों ने भेजा नहीं, तो इसलिए रिजल्ट बनाने में दिक्कत आ जाती है। दूसरा था, सत्य और ईमानदारी का पालन करते हुए कोई भी विद्यार्थी चीटिंग नहीं करेगा। अभिभावक अपनी मौजूदगी में ही विद्यार्थियों को टेस्ट देने की अनुमति देंगे। प्रश्न पत्र विद्यार्थी स्वयं करें, इसमें अभिभावक विद्यार्थियों का सहयोग नहीं करेंगे। अगला था, उत्तर बुक या नोटबुक से देखने की अनुमति नहीं है। विकल्पात्मक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, विकल्पात्मक मतलब ऑब्जेक्टिव। विकल्पात्मक प्रश्न संख्या 1 से 13 तक के लिए एक एक अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 14 के लिए 4 तथा 15 के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो ये आवश्यक निर्देश थे जो आपको पढ़ने चाहिए थे, जरूर आपने पढ़ा होगा। अब आइए प्रश्न देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रश्न थे। तो देखिए, पहला प्रश्न था, पहेली सुलझाने के लिए किसे बुलाया गया था? तो हरकारे को, होजा को, मंत्री को, हरकारे को, होजा को, मंत्री को और दूत को। तो आप सभी जानते हैं कि पहेली सुलझाने के लिए किसे बुलाया गया था? होजा को बुलाया गया था। ठीक है, मंत्री सलाहकार होता है राजा का, और दूत तो दूसरे देश से आया था, है ना, बादशाह के पास। और हरकारे वो होते हैं जो डाकिया की पोस्ट में होते हैं, जो पोस्टमैन होते हैं, जो कि किसी भी संदेश या खबर देने के लिए भेजे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा होजा को। अगला प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी गई है। पेड़, विवेकानंद, पंछी या मिठास। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो पेड़ है, इससे ये पता नहीं चल रहा कि किस पेड़ की बात कर रहे हैं। इसलिए जब विशेष किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो इसमें विशेष व्यक्ति का नाम क्या आया है? विवेकानंद, है ना। तो इसलिए मिठास जो है वो जातिवाचक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि आप महसूस करते हैं। पंछी और पेड़ ये जातिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, विवेकानंद। वल्लभ भाई को देश के नाम से याद करता है? राष्ट्रपिता, धीर स्वामी, लौह पुरुष, रियासतवीर। ये चार ऑप्शन है। राष्ट्रपिता,
धीर स्वामी, लौह पुरुष और रियासत वीर। तो आप सभी जानते हैं, आपने पाठ में पढ़ा होगा कि वल्लभ भाई को देश किस नाम से याद करता था? लौह पुरुष के नाम से याद करता था। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा तीसरा, लौह पुरुष। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से युग्म शब्द पहचानिए। मैंने आपको बताया था युग्म शब्द वो होते हैं जो दो के जोड़े में होते हैं ना, और उनके बीच में एक ये चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह, वो युग्म शब्द होता है। तो आज्ञाकारी में कहीं योजक चिन्ह है? नहीं है। दृढ़ता में कहीं योजक चिन्ह है? नहीं है। लिफाफा में कहीं योजक चिन्ह है? नहीं है। ये देखिए काम काज, तो काम काज में ये योजक चिन्ह है और ये पेयर में है, दो शब्द हैं, एक काम है और एक काज है। तो इसलिए युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़े में दो लोग होते हैं, इसीलिए यहाँ पर काम काज हमारा सही उत्तर होगा। तो चौथा उत्तर हो जाएगा काम काज। अगला प्रश्न, हितैषी शब्द का सही अर्थ है मजबूती, स्वीकृति, विद्रोह, भला चाहने वाला। तो हितैषी का क्या अर्थ होता है? भला चाहने वाला, जो हमारी अच्छाई के बारे में सोचे। अगला है, निम्न सही शब्द का चयन कीजिए। रवि ने दीवार में कील, गाढ़ी, गाड़ी, गाड़ी, गाढ़ी। इनको आप ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे बिंदु है, इसके नीचे बिंदु है, इन दोनों के नीचे बिंदु नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि जिसके नीचे जैसे बिंदु है और ढा है तो हम गाढ़ी, ढी का उच्चारण, ढा का उच्चारण करते हैं, ढा और ढा, यहाँ पर डा और डा, तो गाड़ी। रवि ने दीवार में कील, गाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। गाड़ी या गाढ़ी या गाढ़ी नहीं होगा, क्या होगा? गाड़ी। एक शब्द में उत्तर लिखिए, है ना। जहां छात्र रहते हो, एक है छात्रावास, एक है छात्रावास, एक है पीजी और एक है नगर। तो आप सभी जानते हैं छात्रावास नहीं होता, छात्रावास होता है। तो जहां छात्र रहते हैं उसे हम कहते हैं छात्रावास। अगला प्रश्न देखिए, बहुवचन रूप लिखिए। चादर, चादर का आपको बहुवचन रूप लिखना था, चादरों, चादर, चादरें, चादरों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चादरें। चादर का बहुवचन रूप क्या होगा? चादरें। तीसरा उत्तर सही होगा। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम शब्द है, मोहन ने उन्हें कुछ रुपए दिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिए सर्वनाम है, रुपए सर्वनाम है, मोहन सर्वनाम है या उन्हें सर्वनाम है, ये आपको बताना था। तो निश्चित रूप से सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं देखूं मोहन ने उन्हें कुछ रुपए दिए, तो यहाँ पर जो उन्हें शब्द है वो संज्ञा के स्थान में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका चौथा उत्तर सही हो जाएगा और आंसर हो जाएगा उन्हें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से नुक्ता वाला शब्द पहचानिए। मैंने कहा था इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए था कि मैंने बताया था कि नुक्ता जो है जा में और फा में ही प्रयोग होता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात थी। ठीक है, जा और फा शब्दों में ही नुक्ता मान्य है, बल्कि लगता खा में भी है, लेकिन उसका प्रयोग बहुत कम होता है। आज के समय में जा और फा में नुक्ता का विशेष महत्व है, इसलिए याद रखेंगे जा और फा में ही नुक्ता लगता है और उसका अर्थ बदलता है। तो यहाँ पर आप देखिए पढ़ाई में नीचे ये तो बिंदु आया है, क्योंकि ढा में बिंदु आता है। जिम्मेदारी, यहाँ पे देखें जा है ना, जा में ये नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए नुक्ता वाला शब्द क्या होगा? दूसरा होगा। यहाँ पे तो नीचे अनुस्वार आया है और ये देखिए समितियां में यहाँ पर अनुनासिक आया है, तो अनुनासिक वाला नुक्ता कैसे हो सकता है? अधिकांश वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि जा और फा में ही नुक्ता लगता है, तो यहाँ पर जा में नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए उत्तर होगा दूसरा। मुंह लटकाना, मुंह लटकाना मुहावरे का सही अर्थ है घबरा जाना, खुश हो जाना, उदास हो जाना अथवा रूठ जाना। तो आप सभी जानते हैं
कि घबरा जाना बिल्कुल नहीं हो सकता, खुश हो जाना भी नहीं हो सकता। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, जाना में बड़ा जा आना चाहिए था, है ना, तो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। खुश हो जाना, उदास हो जाना, ध्यान रखेंगे ये यहाँ पर उदास हो जाना बिल्कुल सही है, क्योंकि मुँह लटकाने का अर्थ होता है उदास हो जाना, रूठ जाना बिल्कुल नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे मुँह लटकाना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है उदास हो जाना। रियासतों की संख्या कितनी थी? आपने पढ़ा होगा लौह पुरुष जो चैप्टर है आपका दूसरा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि रियासतों की संख्या कितनी थी। तो 560, 563, 560, 562। तो आपने पढ़ा होगा कि रियासतों की कुल संख्या जो थी वो कितनी थी, 562। ठीक है, ध्यान रखेंगे 562 रियासतों की संख्या थी, जिन्होंने वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को एकीकृत करने का काम किया था, मिलाने का काम किया था, सबको आपस में एक होने का काम किया था। निम्नलिखित में से सही शब्द पहचानिए। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न में गलतियां की हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए था। परीक्षा, कभी भी परीक्षा नहीं होता है, यहाँ पर री बड़ी आनी चाहिए थी, इसका मतलब है कि ये शब्द गलत है। और प्रश्न में कह रहा है कि आपको सही शब्द पहचानना है। ठीक है, तो परीक्षा में यहाँ पे री आना चाहिए था, इसलिए यह सही शब्द नहीं है। क्योंकि में हमेशा की कौन सी आती है, छोटी आती है ना, की आती ही नहीं है बड़ी। तो यहाँ पर क्योंकि में छोटी की आनी चाहिए, यहाँ पर बड़ी की लिखा, इसलिए ये भी उत्तर नहीं हो सकता। प्लास्टिक, यहाँ पर भी गलत है। प्लास्टिक जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ये आधा पा है, ला, अब यहाँ पे छोटी की मात्रा और आधा सा, ये टा और का, ये प्लास्टिक। अब आप बताइए यहाँ पे सा आधा है पर यहाँ पे सा पूरा है, ये सा देखें पूरा है, इसलिए ये प्लास्टिक भी क्या होगा, गलत शब्द हो गया। परंतु आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अधिकतर बच्चे गलतियां करते हैं, यही चीजें समझने की होती हैं। आशीर्वाद में अधिकतर बच्चे ये रा यहाँ पर कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हमेशा रा किस में आता है, वा में आता है। तो आशीर्वाद ये शब्द बिल्कुल सही है, इसलिए 13वें प्रश्न का उत्तर होगा चौथा, आशीर्वाद। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 60 शब्दों में, यहाँ पर मैंने ब्लू भी किया हुआ है। कुछ बच्चों ने एक बच्चे की आंसर शीट मैंने देखा, उसने तीनों विषयों पर 2-2 लाइन लिख दिया है। हमेशा याद रखिए कि आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जो प्रश्न कहा जाए, प्रश्न को ध्यान से समझें तब उत्तर दें। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि एक विषय पर लिखना है, तो आपको एक ही विषय पर लिखना था तीनों में से, जिसमें आप ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं, और इसमें अपने विचार लिखना था। ये 4 अंक का प्रश्न था। तो कुछ विद्यार्थियों ने अच्छा किया है, कुछ विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने लिखा ही नहीं, और कुछ विद्यार्थियों ने तीनों विषय पर लिख दिया है। तो ध्यान रखेंगे जब एक विषय पर कहा जाए तो एक विषय पर ही लिखना है। और 60 वर्ड्स जब आप काउंट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता, जैसे हूँ या फिर का, के, की, रा, रे, री, ऐसे जो शब्द होते हैं, के लिए, पर, में, ऐसे शब्दों का प्रयोग काउंट नहीं होते। अनुच्छेद वगैरह में जब आप लिखते हैं तो इनमें से एक ही करना था। ये बात कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, थैंक यू सो मच। चलिए अगला था कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें भी कुछ बच्चों ने बहुत गलतियां की हैं, आइए मैं बताता हूँ कि कहाँ गड़बड़ हुआ है। चलिए पहले हम इसी बार ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। जल का जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। हमारे शरीर में 3 भाग पानी का है, उसी प्रकार धरती पर 3 भाग जल का है। जल के कारण हरियाली है और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, परंतु आजकल लोग इंडस्ट्रीज तथा रिहायशी भवनों के नाम पर, एक सेकंड स्टूडेंट्स, चलिए तो हमने पढ़ा था कि जल के कारण हरियाली है और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है,
परंतु आजकल लोग इंडस्ट्रीज तथा रिहायशी भवनों के नाम पर एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं तथा जल का धरती से गलत दोहन किया जा रहा है। कहते हैं जल ही जीवन है, कहते हैं जल ही जीवन है और बिन पानी सब सून, यानी जल के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। जल के बिना सारी पृथ्वी का पर्यावरण दूषित हो जाएगा तथा पृथ्वी पर रहने लायक नहीं रहेगी। इस कारण पृथ्वी मानवविहीन हो जाएगी। अब जब आप ध्यान से किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे फिर आपको उत्तर देना था। पहला प्रश्न था, देखिए, लोग किस कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं? किस कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं? तो आइए देखते हैं, उत्तर ढूंढते हैं हम। तो आपको देखना है कि इसका उत्तर कहाँ मिल रहा है। ये देखिए, आपको मिल गया, हरियाली का विनाश कर रहे हैं। किस कारण? ये मिल गया। आजकल लोग इंडस्ट्रीज तथा रिहायशी भवनों के नाम पर एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से उत्तर लिखना है। प्रश्न है कि लोग हरियाली का विनाश किस कारण कर रहे हैं? तो लोग इंडस्ट्रीज तथा रिहायशी भवनों के नाम पर एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं। तो हमें ये उत्तर मिल चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, है कि किसके बिना सारी पृथ्वी का पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा? अब हमें ये देखना है कि ये शब्द कहाँ पे आया। ये लिखा है, तो इसका उत्तर हमें ये मिल गया, जल के बिना सारी पृथ्वी का पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। ये उत्तर हमें मिल गया ना। किसके कारण सारी पृथ्वी का पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा? तो जल के बिना सारी पृथ्वी का पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। ये उत्तर मिल गया। अब लिखा था गद्यांश के लिए उचित, अगला प्रश्न, गद्यांश के लिए उचित 2 शीर्षक लिखिए। अब यहाँ पे 2 शीर्षक लिखना था, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। अब शीर्षक, पहले तो अब ये देख लीजिए शीर्षक लिखा कैसे जाता है। शीर्षक लिखने में अधिकतर बच्चे गलत करते हैं, ध्यान रखेंगे शीर्षक की स्पेलिंग गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अब 2 शीर्षक यदि हमें बनाना है तो शीर्षक हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और वो चैप्टर से संबंधित होना चाहिए कि शीर्षक पढ़कर हम ये समझ सकें कि यह चैप्टर किससे संबंधित है। तो निश्चित रूप से है, हम इसका पहला शीर्षक बना सकते हैं जल ही जीवन, है ना। और दूसरा क्या बना सकते हैं? बिन पानी सब सून। ये 2 बहुत अच्छे शीर्षक हैं। ये दोनों शीर्षक आप बहुत अच्छी तरह से आप लिख सकते थे। चैप्टर से ही आप ले सकते थे, चैप्टर के बाहर से भी आप ले सकते हैं, पर होना चाहिए चैप्टर से संबंधित ही। तो पहला शीर्षक हुआ जल ही जीवन और दूसरा बिन पानी सब सून। तो ये था हमारा, मैंने सोचा कि प्रश्न पत्र डिस्कस कर लें, जिससे कि आप इन फ्यूचर यदि आप अपठित गद्यांश या कोई ऐसी चीज़ के आंसर आप बनाते हैं तो आपको पता रहे कि आपको किस तरह से बनाना होता है। शीर्षक ज़्यादा बड़े नहीं बनाए जाते, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 शब्दों के शीर्षक हो सकते हैं। इससे ज़्यादा शीर्षक में, जैसे कि अब एक चीज़ और बता दूं, इस तरह के शीर्षक नहीं होते जैसे जल ही जीवन है, बस आप इतना ही लिखिए कि जल ही जीवन है वगैरह का प्रयोग शीर्षक में बहुत कम ही देखने को मिलता है। जल ही जीवन ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। जल ही जीवन है, ये तो पूरा एक सेंटेंस हो गया, इसलिए जल ही जीवन इतना सही है, ये शीर्षक बहुत अच्छा है। और बिन पानी सब सून, अब आप कह दें यदि बिन पानी सब सून है या बिन पानी सब सून होगा तो उतना अट्रैक्टिव नहीं बनता शीर्षक, इसलिए है वगैरह का प्रयोग शीर्षक के अंतर्गत नहीं किया जाता, बहुत कम ही किया जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, जैसे पहला आपने पढ़ा दिमागी लड़ाई, दूसरा लौह पुरुष, तीसरा पेड़, चौथा पूरे 1000, पांचवा 2 पहलवान। तो इस तरह से आपके चैप्टर में भी शीर्षक दिए गए हैं, हमें शीर्षक इस तरह से बनाने होते हैं। चलिए तो छात्रों, इतना ही। आई होप कि आपको ये जो भी आपने प्रश्न गलत किए हैं और स्पेलिंग गलत किए हैं उसका ध्यान रखेंगे। मैं एक बार और बता दूं आपको, हूँ लिखने में बहुत बच्चे गलतियां कर रहे हैं। हमेशा हूँ में बड़े ऊ की मात्रा आती है और ये यदि आपने इधर छोटे ऊ की मात्रा कर दिया तो ये गलत हो जाता है। हमेशा आप छोटे ऊ की मात्रा मत कीजिए, एकदम सही हूँ है तो ये लिखना है, इसका विशेष ध्यान रखें। आप बहुत गलतियाँ कर रहे हैं,
इस पर गलतियां क्षम्य नहीं की जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है छात्रों, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।